नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा हुआ एक जीवनी परक पाठ जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, जो लिखा गया था सालिम अली पर। ठीक है, सालिम अली जो एक पक्षी प्रेमी है, ठीक है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। इनके प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में आज हमारी बात होगी, क्योंकि इसके पूर्व के भाग में हमने पाठ को बहुत ही मनोयोग से पढ़ा, ध्यान से पढ़ता। ठीक है, बढ़ता हूं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिए मेरा क्या कह रहा है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना लिया? एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। भाई घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो एक बार क्या हुआ, एक बार उनकी एयर गन से एक नीले कंठ की गोरैया जो है वो घायल हो गई। वो घायल हो गई तो उसके घायल होने के पश्चात उन्होंने क्या किया, सालिम अली की जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद में उन्होंने गोरैया की देखभाल की, सुरक्षा की और उसकी खोजबीन में जुट गए। तो यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई और फिर वे क्या बन गए, पूरे पक्षी संसार की ओर उनकी रुचि हो गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। आगे बात यहां पर समझ में। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा है जिससे उनकी आंखें नम हो गई? भाई ऐसा क्या बताया था सालिम अली ने जिसकी वजह से उनकी आंखें जो है वो नम हो गई? किन की आंखें नम हो गई? यहां पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के सामने केरल की साइलेंट वैली के बारे में क्या बताया, वो यहां पर हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बताया। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात की। 1970 के दशक के आसपास की बात है, जब साइलेंट वैली को एक बांध परियोजना के खतरे का सामना करना पड़ा। तो सालिम अली ने अन्य संरक्षणवादियों के साथ मिलकर चिंता जताई और क्षेत्र को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। सालिम अली ने, देखिए बांध बन रहा था तो उसकी वजह से जो है वो रेगिस्तानी हवाओं के झोंके जो है वो उसकी वजह से पूरी की पूरी केरल की साइलेंट वैली बर्बाद हो जाती। तो ये चीजें जो है वो स्पष्ट उन्होंने की, किस प्रकार की उन्होंने क्या बताया, देखिए कि इस परियोजना से, ये जो परियोजना बन रही है, इससे साइलेंट वैली के सदाबहार जंगलों को भारी क्षति पहुंचेगी। इस परियोजना के कारण वन्य जीवों की जीवन शैली पर असर पड़ेगा और उनकी आबादी कम हो सकती है। जल विद्युत परियोजना से घाटी में पारिस्थितिक असंतुलन भी हो सकता है। उन्होंने ये सारी चीजें जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी के सामने रखी तो उनकी आंखें नम हो गई। मतलब वो ये इस बात की गंभीरता को समझ गए कि आखिर हमारे द्वारा किया जाने वाला ये प्रयास जो है ये पक्षियों के पूरे जगत को, उनके संसार को उजाड़ कर रख देगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही इस परियोजना को रोकने का निर्णय लिया। आगे बात यहां पर समझ में। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ये बात उन्होंने क्यों कही होगी, इसका स्पष्ट उत्तर आएगा, देखिए। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस का गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। भाई अधिकांश समय उनका जो है वो अपनी छत पर गौरैया के साथ ही बीतता था, उसके साथ ही बैठते थे, उससे ही बातें करते थे और संभवतः गौरैया भी उन्हें अधिक जानती थी, इसलिए उनके पक्षी प्रेम को दर्शाने के लिए उन्होंने ये बात यहां पर कही है। आगे बात यहां पर समझ में आ गई तो बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। आज से स्पष्ट करना है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक या सहज जिंदगी। तो इसका प्रतिरूप कैसे बन गए, किसके बारे में बात हुई है? यहां वो किसके लिए आया है, वो आया है यहां पर सालिम अली के लिए। यहां पर ये किसके लिए है, ये है हमारा सालिम अली के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अंग्रेजी के कवि डीएच लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे।
यहां तक कि वे प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। डीएस लॉरेंस का जीवन जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपना जीवन जो है प्रकृति को समर्पित कर दिया था। उसी प्रकार सालिम अली ने भी अपना जीवन जो है प्रकृति के साथ में जोड़ दिया था, प्रकृति को समर्पित कर दिया था। वे पक्षी प्रेमी बन गए थे। उसकी खोज में, उनकी तलाश में, उनकी सुरक्षा के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। तो इस वजह से वे प्रकृति के जैसे ही सहज, सरल और भोले और निश्चल भी बन गए थे। इस वजह से यहां पर यह बात आई है कि नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक का यहाँ पर अगर हम अर्थ समझे तो देखिए क्या होता है, प्रकृति में खो जाना या प्रकृति में हो जाना। ये बात सालिम अली के लिए है ही। प्रकृति के समान सहज, सरल और हो जाना, कि प्रकृति के समान ही सहज और सरल हो जाना, उसमें खो जाना। ये जो सारी बातें आती है यही स्पष्ट करती है कि वे किस प्रकार प्रकृति में हो गए थे। आगे बात यहाँ पर समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ठीक है, जिस्म की गर्मी मतलब अगर कोई यहाँ पर सांवले सपनों की याद में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब यहाँ पर सालिम अली की अंतिम यात्रा जा रही थी तो जाबिर हुसैन कहते हैं कि उस सालिम अली के लिए ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई अपने जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन भी देखकर उसे जीवित करना चाहेगा तो वो संभवतः उसे जीवित नहीं कर सकेगा। क्यों? लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली की मृत्यु के बाद में वैसा पक्षी प्रेमी कोई और नहीं हो सकता। सालिम अली पक्षी सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे तो अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह उस पक्षी को वापस जिंदा नहीं कर सकता। मतलब सालिम अली रूपी पक्षी जो है वो मर चुका है। उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी दिल की धड़कन या अपनी गर्मी देकर उसे वापस जीवित नहीं कर सकता। कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर में है और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। मतलब सालिम अली के जो सपने थे वो मौलिक सपने थे, उसकी खुद की धड़कन से उपजे थे। ठीक है, वे मौलिक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। किसी और के व्यक्ति की अगर दिल की धड़कन जो है वो उसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो सालिम अली की जो जिंदगी थी उस प्रकार की जिंदगी उन्हें वापस नहीं दे सकती। आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप कोशिश करके माध्यम से भाई कोशिश करके अगर आप किसी को ऐसा पक्षी प्रेमी बनाना चाहो सालिम अली जैसा तो यह संभव नहीं है। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है। आगे बात यहां पर समझ में आगे अगला प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली जो है वो एक अथाह सागर बनकर उभरे, इसका क्या आशय है? ठीक है, देखिए समझिए। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। ठीक है भाई, टापू क्या होता है? टापू ये होता है कि अगर हम बात करें भाई जैसे इस स्थान में अगर आप जो है पूरा अगर पानी से घिरा हुआ स्थान जो है चारों तरफ से, वो तो होता है टापू। तो ये तो छोटा स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट बनकर उभरे, समुद्र बनकर उभरे, विशिष्ट बनकर उभरे। किस प्रकार से कि भाई उन्होंने कभी भी अपने आप को एक सीमा में कैद नहीं किया। एक सीमा में कैद नहीं किया। एक भाई ये नहीं कि मैं इसी स्थान तक जाऊंगा केवल इसी पक्षी के बारे में खोज करूंगा, नहीं, इन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया। तो ये जो प्रयास था इस वजह से, क्योंकि समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, उसको कोई बांध नहीं सकता। तो यहां पर भी इसी संदर्भ को बताने के लिए यहां पर यह बात कही गई है कि उन्होंने भी किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष के बारे में खोज नहीं की। वो बहुत अधिक खोजों में चलते रहे और जो भी उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति से जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। इस वजह से उन्हें यहां पर क्या कहा गया? अथाह सागर कहा गया, टापू नहीं कहा गया। आगे बात यहां पर, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में बताओ। सालिम अली किस प्रकार के व्यक्तित्व थे उसको हमें यहां पर स्पष्ट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें सालिम अली के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देनी पड़ेगी। ठीक है, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था।
लेखक के शब्दों में कहें तो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई नहीं हुआ। ठीक है, वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए हुए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा का उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। आगे बात समझ में, ये सारी विशेषताएं जहां जहां मैंने आपको विशेष किया है, अनन्य प्रकृति प्रेमी, पक्षियों से विशेष प्रेम, ठीक है, बर्ड वॉचर, हमेशा आंखों और गले में दूरबीन लटकाए रहना, ठीक है, आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करना तथा उनकी सुरक्षा की उपाय खोजना, ठीक है, स्वभाव से परम घुमक्कड़, घूमने वाला, यायावर, ठीक है, जो अपनी जिंदगी यायावर तरीके से घुमक्कड़ रूप में जिंदगी बिता देता है। ठीक है, लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल और सीधे थे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे। क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है? वे किसी भी बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर रहते थे। आगे बात यहां पर समझ में, ये सालिम अली के बारे में जो शब्द चित्र बताया गया था, जो उन्होंने पाठ में वर्णित किया था, उसी को हमने यहां पर स्पष्ट किया है। आगे बात यहां पर समझ में, बढ़ता हूं आगे। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता, मतलब इस सांवले सपनों की याद को समझाना है। किसे समझाना है? सांवले सपनों की याद को समझाना है। ये शीर्षक, ये टाइटल जो दिया गया है, किस प्रकार का टाइटल है, क्या ये सही टाइटल है, इसे हमें समझाना है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। क्यों है? इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि भाई कैसे सपने हैं, किसके सपने हैं, कौन से सपने हैं, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है, आदि। ये सारी बातें, भाई किसके सपने हैं, कौन से सपने हैं, और सपने हैं तो सांवले सपने क्यों हैं, रंगीन क्यों नहीं है, ठीक है, और इन सपनों की याद किससे जुड़ी हुई है, इन सभी बातों को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। और ये बात जो है वो जिज्ञासा देती है, इसलिए ये शीर्षक जो है एकदम उपयुक्त शीर्षक है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। ये पक्षी प्रेमी है सालिम अली, उससे संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। सपने हर किसी को नहीं आते। इस प्रकार के सपने जो है वो हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक है किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह अगर इसे हम घिस घिस कर इसके अर्थ तक, प्रभाव तक पहुंचे, तभी इसको हम समझ सकते हैं। भाई कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि ये सपने किसके हैं, सांवले सपने हैं। क्यों हैं, किसके जुड़े हुए हैं, सालिम अली से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो सपना देखा, उस सपने के पीछे अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और यह सपना हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। ठीक है कि भाई उन्होंने, तो यहां पर अगर हम बात करें पक्षियों के लिए जीवन समर्पित, ठीक है, पक्षियों के लिए जीवन समर्पित किसका था? सालिम अली का। और सालिम अली ने ही ऐसे सपने देखे थे। ऐसा और कोई अन्य कोई नहीं देख सकता। इस वजह से ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। अब उनके सपनों की याद किसे आ रही है? उनके सपनों की याद सालिम अली के जाने के बाद, जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उनके सपनों की, सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसा करते थे। मतलब जो सालिम अली की आंखों में बसा करते थे, ऐसे सपनों की याद अब जो है वो हमारे लेखक को आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पक्षियों के प्रति जो चिंता थी, पक्षियों के प्रति जो प्रेम था, वो केवल और केवल सालिम अली में था। तो ऐसा प्रेम जो है वो किसी और में नहीं था। ऐसे सपने किसी और ने नहीं देखे थे। इस वजह से यहाँ लेखक ने ये बात कही गई है। और इस बातों को हमें समझने के लिए जिस प्रकार चंदन को धीरे धीरे घिस घिस कर प्रयोग में लाकर उसे हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार इन सारी बातों को विशिष्ट रूप से समझकर ही हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में ये सपने कौन से हैं, किनसे जुड़े हुए हैं। आगे बात यहां पर समझ में आ गई बात? किसी को कोई संशय? कोई भी अगर संशय है तो बताएं। नहीं है संशय? ठीक है, तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको इस पाठ के प्रश्नों के माध्यम से सारी बातें जो है वो निश्चित तौर पर
एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी, किसी प्रकार का संशय नहीं रहा होगा। उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से अब इस पाठ को पढ़ने में, समझने में और इसके प्रश्नों के उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आज आपने किसी न किसी प्रकार से पक्षी के लिए अपना जीवन का एक भाग समर्पित करने का ज़रूर प्रण लिया होगा। उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि आप जो हैं इस पाठ के माध्यम से बहुत कुछ सीख गए होंगे। अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।